Jai Hind everyone, I welcome you all to Awakening classes. So many of you are demanding कि सर बेसिक अरिथमेटिक वाला पोर्शन और रीजनिंग पे कुछ लेक्चर्स आने चाहिए। तो ऑल दो बेसिक अरिथमेटिक में मैं एक PYQ बेस्ड सेशन ले चुका हूँ। तो आज ये सेकंड सेशन है। जिसने वो सेशन नहीं देखा है, डू फर्स्टली वॉच दैट सेशन, क्योंकि आपसे उधर से नॉलेज मिलेगी किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है। आज के सेशन में हम PYQs को हैंडल करेंगे। आपने इसी सोच के साथ एग्जाम में जाना, इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। हमें कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स सीख के नहीं जानी, क्योंकि ये कोई SSC का एग्जाम तो नहीं है हमारे पास टाइम कंस्ट्रेन है जैसे वहाँ पर 1 घंटे का एग्जाम है। यहाँ पर टाइम होता है। आप सिंपली अगर अच्छे से फॉर्मूलाज देख के जाओगे और कुछ जो नॉलेज है वो यूज़ करना सीख जाओगे तो आप क्वेश्चन को इजीली टैकल कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर टाइम होता है। तो ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप खुद ट्राई करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल PDF में तो अभी मैंने 15-20 क्वेश्चन इंक्लूड करें, बट 10-12 क्वेश्चन ही हम अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे। तो आप पहले खुद ट्राई करना हर क्वेश्चन का आंसर, फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन को भी जरूर सुन लेना, क्योंकि इस तरह से आपको एग्जाम में जाके चीज़ों को डील करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा परसेंटेज का, वो देखते हैं। और ये सारे PYQs हैं, ठीक है, JKSSB के रिसेंट एग्जाम के। कहता है 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। वट विल बी द 40% ऑफ दैट नंबर। कोई एक नंबर है, मान लेते हैं वो नंबर x है, ठीक है। उसका जो है उसका बोलता है कि उस नंबर का पहले मैं 1/4 लूँ, फिर 1/3 लूँ, फिर 2/5 लूँ, और वो कितना आता है मेरा 15 के बराबर आता है। और हमें बताना है कि 40% उस नंबर का क्या होगा। देखो पहले हम वो नंबर निकाल लेते हैं ना, जब नंबर निकल जाएगा तो उसका 40% निकालना है। 50, 60, 70 कितना भी परसेंट आप इजीली निकाल सकते हो। मैं आपको सिंपली बता दूंगा किस तरह से हम किसी नंबर का 40% निकाल। 40% का मतलब क्या होता है यार? 40% का मतलब, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 40% का मतलब 40/100। इसको काट दो, 2 2 4, 2 5, इसका मतलब 2/5 निकालना है। मतलब जो नंबर आएगा ना उसका आपने 2/5 निकालना है, ठीक है। 40% का मतलब होता है 2/5। अगर 20% बोले, 20% का मतलब होता है 1/5। कैसे पता चला आपको? क्योंकि 20/100 कर लो ना, तो ये कटा 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 आ गया। तो 20% का मतलब किसी नंबर का 1/5 निकालना है। अगर बोल रहा है 40% मतलब 2/5। 20% अगर 1/5 है तो 40% 2/5 होगा, 60% 3/5 होगा, 80% 4/5 होगा। तो इस तरह से आपने निकालना। सबसे पहले हम नंबर निकालेंगे, ठीक है। आई होप आपने क्वेश्चन खुद ट्राई किया होगा। अब आप पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करो, अब एक्सप्लेनेशन को सुनो आप, ठीक है। देखो सबसे पहली बात क्या बोलता है, लेट कर लेते हैं मेरा वो नंबर x है, ठीक है। कहता है उस नंबर का पहले तो 1/4 लो, ठीक है, 1/4 लो, फिर उसका क्या लो, 1/3 लो, 1/3 लो, फिर उसका क्या लो, 2/5, उसका क्या लो, 2/5। इस नंबर का आपने क्या करना था, 1/4 लेना था, 1/3 लेना था और 2/5 लेना था। तो आपका आंसर कितना आ रहा था, 15। हमें क्या बताना है कि वो जो नंबर आएगा उस नंबर का 40% हमें निकाल के बताना। पहले तो मैं नंबर निकालूंगा, तो बस इसको सिंपली सॉल्व करो ना यार, इसमें बिल्कुल ईजी है। 2 1 2, 2 2 4, ऊपर आपके 1 आ गया, नीचे ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15, 15 2 30। तो 1/30 मतलब x/30 किसके बराबर आ गया, 15 के बराबर। तो आपका x कितना आ गया, 15 इंटू 30। तो सिंपली करो ना, 30 10 300, 35 150। तो ये कितना आ गया आपके पास, 450। देखो आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अगर आप ऐसे मल्टीप्लाई करना चाहते हो 30 इंटू 15, ऐसे भी कर सकते हो। मेरा अपना तरीका है, क्योंकि देखो यहाँ पर बेसिकली क्या था, 15 था। तो 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 + 5। तो मैंने क्या किया, 30 को पहले 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वो ईजी था, 300। इसी तरह फिर 30 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 150। इन दोनों को ऐड कर दिया, 450 आ गया। अब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो भी 450 आएगा। इस तरह के तरीके करने से बेसिकली एग्जाम में जल्दी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारे पास x की वैल्यू निकल गई 450। बट आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोला आपने x की वैल्यू निकालनी, आपको वो नंबर निकालने के लिए नहीं बोला है, आपको बोला है उस नंबर का 40% निकालना। तो मतलब हमें 450 का 40% निकालना। तो 40% होता क्या है, परसेंट का मतलब होता है डिवाइड करो 100 के साथ, मतलब 40% का मतलब है 4/100। तो इससे ये कटा, 2 2 4, 2 5 10, मतलब 40% का मतलब है 2/5। हमें 2/5 किसका निकालना, हमारा नंबर क्या आया था 450 का। तो 450 का 2/5 निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। तो इसको सिंपली काट लो, तो ये कितना आ जाएगा, 5 9 45, तो 90, 9 2 80, तो मतलब 180 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। नहीं समझ आया एक बार वीडियो वापस रिवाइंड करके देख लो। सिंपल था यार, एक नंबर है उसका 1/4 करो, उसका 1/3 करो, उसका 2/5 करो उस नंबर का, तो आपका दिया हुआ है 15। इसको सॉल्व करेंगे और हमारी x की वैल्यू आ रही थी 450। अब x का हमें कितना निकालने के लिए बोला है, 40%। 40% का मतलब होता है 40/100। ऐसे ऐसे काट लो, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, 450 की। इसको सॉल्व करो, तो जब इसका सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 के साथ ये कट जाएगा, तो 45 इंटू 4, तो 45 इंटू 4 कितना होता है, 180, या 2 इंटू 90 कर लो, 180 होता है, ठीक है। सिंपल है, इस क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत नहीं है, सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था। अब ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, ठीक है।
टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन कहता है कि ए और बी जो है वो किसी काम को करते हैं 72 डेज में, बी और सी दो पर्सन है वो काम को करते हैं 120 दिनों में, और ए और सी किसी काम को करते हैं 90 डेज में। हमें बताना है अकेला ए कितने दिनों में इस काम को करेगा। टाइम एंड वर्क का अगर आपने लेक्चर देखे हुए हैं तो आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट पहले मैं आपको टाइम एंड वर्क का थोड़ा सिंपल क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का भी यहाँ पर था पीवाईक्यूज में, पहले इसको करेंगे, आपको कंसेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ऑल्दो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। पहले इसको कर लेते हैं, फिर उस क्वेश्चन को देखेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, अ स्टोन कैन फिनिश अ वर्क इन 60 डेज। अ स्टोन कोई पर्सन है वो एक काम को करता है 60 डेज में, मतलब अ स्टोन जो है वो किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 60 डेज में कर रहा है, ठीक है। ब्रूक्स कैन डू द सेम वर्क इन 120 डेज। ब्रूक उसी काम को, काम एक ही यहाँ पर, उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिनों में। कहता है ऑन वर्किंग टुगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करेंगे तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे, हाउ दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। मतलब देखो स्टोन किसी काम करने को 60 दिन लगाता है, ब्रूक्स किसी काम को करने में 120 दिन लगाता है, और अगर वो दोनों मिलकर काम करें ऑन वर्किंग टुगेदर, वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको सिंपली बोला है, आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने के लिए एक ही फॉर्मूला चाहिए, एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मतलब आपने हर एक टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालनी है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, वर्क और टाइम। टाइम तो आपको दिया हुआ कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, बी किसी काम को 120 दिन में करता है, हमें क्या निकालना है, वर्क। वर्क हमें नहीं दिया हुआ है, वर्क पता चलेगा फिर एफिशिएंसी निकलेगी। मैंने आपको बताया था वर्क निकालने का तरीका क्या है, इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो भी टाइम दिया उसका एलसीएम ले लो, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60 और 120 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम निकालते कैसे थे, ऐसे निकालते ना, 60 और 120 का ऐसे एलसीएम करके हम निकालते, बट ऐसे नहीं निकालना आपको, मैं सिंपल तरीका बताता हूँ। देखो ये कितना है, इन दोनों में से बड़ा नंबर ले लो, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 120, ठीक है, बड़ा 1। अब देखो क्या 120 को दोनों डिवाइड कर रहे हैं, 60 भी डिवाइड कर रहा है, तो हाँ कर रहा है, 62 से 120 होता है, और 120 तो इसको कर ही रहा है डिवाइड। इसका मतलब जब अगर एक नंबर दोनों नंबर्स में से जो बड़ा नंबर है उसको अगर दोनों नंबर डिवाइड कर जाते हैं तो वही उसका एलसीएम होता है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। मतलब आपने इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के डिफरेंट तरीके होते हैं, एक तो मैंने ये बता दिया मेथड, और सिंपल एक मेथड है कि उन दोनों में से देख लो बड़ा कौन सा है। अगर आपका बड़ा 120, आप देखो 120 को ये डिवाइड करें कि नहीं करें, अगर 120 को डिवाइड करें तो बिल्कुल 120 ही एलसीएम होगा। अगर 120 को डिवाइड नहीं करेंगे तो 120 के बाद क्या लेंगे, 120 इंटू 2, वो कितना होता है 240। फिर हम 240 को चेक करेंगे, 240 को अगर डिवाइड करें तो 240 एलसीएम होगा। अगर इसको भी नहीं करें फिर 360 लेंगे, मतलब 120 का टेबल पढ़ते जाना है, फिर 480 लेंगे, फिर 600 लेंगे, तो जो डिवाइड करेगा वही एलसीएम आ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 120, ठीक है, मतलब वर्क है 120। अब एफिशिएंसी निकालो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, वर्क कितना है हमारा 120, और टाइम कितना दे रहा है 60 डेज लगा, तो इसका मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है 2। इसी तरह बी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क है हमारा 120 और बी कितना टाइम ले रहा है 120, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी आ गई हमारी 2 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। इतना आपको समझ आ गया। अब बोल रहा है इतना अगर आपकी एफिशिएंसी निकल गई ना, उसके बाद आपको जो निकालने के लिए बोला आप निकाल सकते हो। वो कहता है कि वो इकट्ठे काम करें, तो इकट्ठे काम करें तो इनकी एफिशिएंसी ऐड कर लो, इकट्ठे काम करें तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होगी, 2 + 1 = 3। अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेंगे। अब एफिशिएंसी कितनी है 3 और टोटल काम कितना है 120, तो 120 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे ही तो निकलता है टाइम, तो कितना आ जाएगा 40। तो 40 डेज में ये दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। देखो आपने क्या करना है, टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपने एफिशिएंसी निकालनी है। आपको टाइम तो यहाँ पर दिया हुआ था, ए किसी काम को 60 दिनों में कर रहा है, ये आपको बोला है, बी 120 दिनों में कर रहा है, तो आप तो पहले वर्क निकालो। वर्क क्या निकालना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, एलसीएम आ गया 120। ए की एफिशिएंसी क्या आ गया, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क टोटल है 120, इसका टाइम है 60, तो ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, दूसरे की एफिशिएंसी आ गई 1, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी है 3, क्योंकि ये बोले कि अगर वो इकट्ठा काम करें तो कितने दिनों में करेंगे। तो बेसिकली इनका टोटल वर्क है 120 और इसकी एफिशिएंसी है 3, दोनों की मिला के एफिशिएंसी है 3, तो कितने दिनों में करें, 40 दिनों में काम को ये कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो ये सिंपल क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम का, इसी के बेसिस में मैं सारे क्वेश्चन वर्क एंड टाइम के निकाल के आपको बताऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वो थोड़ा जो आपको डिफिकल्ट लगता है ना, अगर आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों करने हैं, ये आते नहीं है, तो ये PYQs ही हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। अगर एक बार आप समझ जाओगे ना कंसेप्ट, तो मतलब दिक्कत नहीं आएगी। मैं टाइम एंड वर्क का एक ही कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और एक लास्ट लेक्चर में और एक कंसेप्ट बताया था कि अगर 3 मैन इतने देर में करते हैं, 2 मैन इतनी देर में करते हैं, तो कितना होता है। तो वो 2 मेथड है, उस बेसिक अरिथमेटिक का सेशन भी आप जरूर देख लोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज। मतलब ए और बी 2 पर्सन हैं, वो आपस में मिलकर किसी काम को करते हैं 72 डेज में, ठीक है।
अब सेकंड को कहता है कि बी और सी अगर आपस में मिलके काम करें, बी और सी आपस में मिलके काम करें तो वो कितने दिनों में करते हैं, 120 दिनों में, ठीक है। और ए और सी अगर आपस में मिलके काम करें तो वो कितने दिनों में करते हैं, वो करते हैं 90 डेज में। कितने दिनों में करते हैं, 90 डेज में। तो कितना हमें क्या पता चला अभी तक कि अगर ए और बी मिलके काम करें तो वो 72 डेज में करते हैं, बी और सी करते हैं 120 डेज में, और ए और सी करते हैं 90 डेज में। हमें बताना है इन व्हाट टाइम ए अलोन कैन डू द वर्क, तो ए अकेला कितने दिनों में काम करेगा, ठीक है। पहले तो आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करना। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले हमें टोटल वर्क निकालना। तो मैं टोटल वर्क निकालने के लिए इन तीनों का क्या ले लूंगा, इन तीनों का मैं ले लूंगा एलसीएम। अब एलसीएम लेने का एक तो तरीका ये है, आप ऐसे करो 72, 90 और 120 के फैक्टर्स निकालो, वो हमें नहीं करना, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। मैंने आपको बताया इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 120। क्या देखो 120 को ये तीनों डिवाइड करें, 120 को ना 90 डिवाइड करें ना 72 डिवाइड, इसका मतलब 120 नहीं हो सकता। 120 के बाद कौन सा आ जाएगा, 120 का मल्टीपल कितना होता है, 240। तो क्या 240 को ये डिवाइड करें, तो 240 को भी ये डिवाइड नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा 360, क्या 360 को ये डिवाइड करें, बिल्कुल करें। 94 जा कितना होता है 360, और 72 5 जा 360 होता है, मतलब टोटल वर्क हमारा आ जाएगा 360, ठीक है। ये आपका आ गया टोटल वर्क 360। अब a प्लस बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 360 को 72 से डिवाइड करो तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। इसी तरह b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, वर्क है 360 और डिवाइड करो 120 के साथ, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। अब 360 को 90 से डिवाइड करो तो आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4, मतलब a प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। तो मतलब आपके पास a प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 5, b प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3, a प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 4। अब आपको क्या निकालना है, आपको सिर्फ a की एफिशिएंसी निकालनी है। किसकी एफिशिएंसी निकालनी है, a की। तो a की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप क्या करोगे, देखो अब मैं ना थोड़ा ऐसे कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इस क्वेश्चन को डील करना है। देखो अगर मैं इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देता हूँ, तीनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी आ रही है, 5 प्लस 3 8 और 4 12, तो तीनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी आई 12। इनको भी ऐड कर लो तीनों को, तो ये तीन क्या है, एक है a प्लस बी, दूसरा है b प्लस सी, और तीसरा है a प्लस सी। इन तीनों को मिलाकर इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, इन सबको मिलाकर एफिशिएंसी आ रही है 12, ठीक है। तो यहाँ पर देखो a 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार, इसका मतलब ये ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी है। मतलब तीनों के काम की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या आएगा हमारे पास, 12 आएगा। इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी जो है a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 12/2। इन तीनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो मतलब a प्लस बी प्लस सी हमारा किसके बराबर है, 6 के बराबर, ठीक है। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देखो मुझे यहां पर ध्यान से सुनो, मुझे सिर्फ a की चेक करनी है, मुझे सिर्फ ए की चेक करनी है। ये देखो मुझे सिर्फ ए की निकालनी है, तो पहले तो मुझे पता चले ना तीनों की कितनी है, फिर मैं इन दोनों की डाल दूंगा तो मेरे पास ए की निकल जाएगी। बस यही करना था आपने। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी कोई टाइम वर्क का क्वेश्चन आए सबसे पहले तो टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क तीनों का एलसीएम, यहाँ पे 3 है टर्मिनोलॉजी, तीनों का एलसीएम लेके टोटल वर्क, फिर एफिशिएंसी निकल गई। अब मैंने देख लिया, क्योंकि मेरे को सिर्फ अगर पूछा होता ना a प्लस बी का कितना है तो वो तो सिंपली निकाल देते, 360 को इससे डिवाइड कर देते तो वो निकल जाता, बट ऐसा नहीं। उसने बोला है ए अकेला, मतलब खाली ए का काम देखना है, तो इनको मैं ऐड करूंगा सभी को। तो इनको ऐड किया तो ये कितना आ गया, ट्वाइस a प्लस बी प्लस सी, ये किसके बराबर है, 12। इसका मतलब ये तीनों मिला के इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तीनों की एफिशिएंसी 6 है। अब यहां से देखो, इधर से ध्यान से देखो, b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, b प्लस सी की एफिशिएंसी है 3, तीनों की मिला के 6 है, बट b प्लस सी की कितनी है, 3। तो मैं यहाँ पर b प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी डाल दूंगा, 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 6। इसका मतलब a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो मतलब अकेले a की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3। अकेले a की एफिशिएंसी आ गई 3, तो अकेले कितना टाइम लगाएगा, टोटल वर्क है मेरा 360, और इसको मैं a से डिवाइड कर दूंगा, a की एफिशिएंसी है 3, तो ये कितना आ गया 120। और a अकेला जब काम करेगा तो वो 120 दिन लगाएगा, ठीक है। सर ये बहुत खिचड़ी पक गई है हमारे दिमाग में। देखो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि टाइम एंड वर्क का मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, ये मतलब एक्सट्रीम लेवल का टाइम एंड वर्क है, बट आ सकता ना यार, निकालने में कोई डिफिकल्टी नहीं। मुझे समझाने में अगर सपोज करो 3 मिनट लगे तो निकालने में तो मैं इसको हाफ मिनट से भी कम पे निकाल दूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि आपको समझना है सिंपली क्या था कि ए और बी मिलकर, वापस देख लो एक बार, वापस रिवाइज कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को करते थे 72 डेज में, बी और सी करते 120 में, और ए और सी मिलकर करते 90 डेज। तो टोटल वर्क मैंने इनका एलसीएम ले लिया 360। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकल गई, बी प्लस सी की ए प्लस, ये ए की एफिशिएंसी नहीं है, ये ए प्लस बी की मिला के एफिशिएंसी 5 है। मुझे खाली ए की एफिशिएंसी चाहिए, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, इन तीनों को ऐड कर दूंगा सबको, तो इनकी एफिशिएंसी कुल मिला के 12 है। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। बट यहां पर देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 3। इसकी जगह मैं 3 डाल दूंगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली ए की एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि आपने बताना कि ए अकेला कितने दिन में काम करता है। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3,
360 को 3 से डिवाइड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा 120। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। एक ही फॉर्मूला है, किसी भी तरह का टाइम वर्क का क्वेश्चन आएगा निकल जाएगा, बट इस फॉर्मूला को समझ लो। एक बार इस वीडियो को देखो, बेसिक अरिथमेटिक वाले सेशन में भी टाइम वर्क का क्वेश्चन करवाया था, ये दोनों ही क्वेश्चन देख लोगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, मैंने अपने तरफ से पूरे एफर्ट करें, वीडियो रिवाइंड करके देख लेना, बट इसी कंसेप्ट से पढ़ के जाना, कोई फॉर्मूले रट के मत जाना, कोई ट्रिक देख के मत जाना। एग्जाम में इतनी ट्रिक्स याद करके जाते हो ना, फिर एग्जाम में ट्रिक्स लगती ही नहीं है। तो बेसिक एक कंसेप्चुअल चीजें भी समझा करो कि एफिशिएंसी वर्क अपॉन टाइम है, तो पहले टोटल वर्क एलसीएम लेके निकाल देंगे, फिर हर एक की एफिशिएंसी निकाल देंगे, फिर जो क्वेश्चन में पूछा है यार वो निकाल देंगे इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अभी तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस करे। ठीक है, अब आपका ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना। हाँ, सीता एंड नीता हैव चॉकलेट्स इन द रेशियो 3:4। सीता और रीता के पास चॉकलेट हैं, दोनों के पास चॉकलेट है, उसकी रेशियो है 3:4। देखो यार, बेसिकली होता क्या, रेशियो का मतलब पता क्या होता है, मतलब इन दोनों के चॉकलेट की रेशियो 3:4 है। मतलब सीता के पास कोई भी 3x हो सकते हैं, मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी, मतलब इसके बाद 3 चॉकलेट भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 12 में तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह यहाँ पर 4x है, मतलब इसके पास 4x है, मतलब 4x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, रेशियो होता है सिंपल बना देना। ये रेशियो का मतलब पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से सुनो, रेशियो क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपका 12/16, ठीक है, 12/16 लिखता हूँ। ठीक है, अब देखो 3, अगर मैं इसको काटता हूँ, 4 3 12, 4 4 16, तो ये भी 3/4 है। ठीक है, ये भी 3/4 है, तो 3/4 है ना। तो इस तरह से आपने समझना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 18/24, 18/24, तो ये क्या है, 6 3 18, 6 4 24, तो मतलब ये भी 3/4 है, मतलब ये भी रेशो। मतलब रेशो का मतलब होता है किसी भी नंबर को स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट कर देना, उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू में। तो ये बेसिकली 3/4 किसी की स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इतना आप याद रखो। तो कहता है कि सीता एंड नीता के पास चॉकलेट है, रेशो 3:4। जब भी ऐसे हो, इसका मतलब हम मान लेते हैं कि सीता के पास जो चॉकलेट है वो 3x है, और जो नीता के पास चॉकलेट है वो 4x है। ठीक है, ऐसे हम मान लेते हैं, क्योंकि रेशो 3/4 दी हुई है, तो मतलब x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, x की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकती है। तो हमने मान लिया कि सीता के पास जो चॉकलेट है वो 3x है और नीता के पास 4x चॉकलेट है। ठीक है, अगर नीता जो है वो 2 चॉकलेट देती है सीता को, अगर नीता जो है वो 2 चॉकलेट देती है सीता को, तो जब नीता 2 चॉकलेट सीता को देगी, तो नीता में से 2 चॉकलेट कम हो जाएंगे। नीता के पहले पास 4x चॉकलेट है, उसमें से 2 कम हो जाएंगे, और सीता को वो दे रही है, तो सीता के 2 चॉकलेट बढ़ जाएंगे। सीता के पास कितने चॉकलेट हो जाएंगे, 3x + 2। भाई इतना तो समझ आता है ना, इंग्लिश लिख के मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, कुछ भी फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ अभी तक आपको, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बोला सीता और नीता के पास चॉकलेट 3:4 रेशियो में थे। मान लेते सीता के पास 3x चॉकलेट है, नीता के पास 4x है। नीता 2 चॉकलेट सीता को दे रही है, तो नीता के 2 कम हो गए भाई, 4x में से 2 चला गया और सीता के 2 बढ़ गए। दे विल हैव एन इक्वल, अब उनके पास चॉकलेट इक्वल हो गए। जब नीता ने 2 चॉकलेट सीता को दिए, तो दोनों के पास चॉकलेट क्या हो गए, इक्वल हो गए। हमें निकालना है कि सीता के पास इनिशियली कितने चॉकलेट थे, सीता के पास इनिशियली कितने चॉकलेट, तो इसको सॉल्व कर लो। ये आ गया 4x, ये 3x इधर आ जाएगा, 4x - 3x, यहाँ पर 2 था ऑलरेडी, ये -2 इधर जाके +2 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा x किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। हमें क्या पूछा है, सीता के पास कितने चॉकलेट है, तो सीता के चॉकलेट कितने, 3x, तो 3 × x कितना आया, 4, मतलब सीता के पास कितने चॉकलेट थे इनिशियली, 12 चॉकलेट थे। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 14 16 18 नहीं है, 12 है, ये गलती से 2 लिख गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पर 12 आंसर है इसका। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन था यार, रेशियो दी हुई थी, ए को अज्यूम कर लिया 3x 4 है, जो क्वेश्चन में बोला था उसको माइनस प्लस करो, जो इक्वल टू लगाया सिर्फ सॉल्व करा, और जो क्वेश्चन में पूछा था निकालने के लिए वो निकाल दिया। इसमें कोई भी फॉर्मूला, रेशियो के क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं यार, तो मतलब इसमें कोई फॉर्मूलाज वगैरह इतना यूज नहीं होता, आपको सिर्फ जो कंसेप्ट दिया बस इतना याद रखना। अगर रेशियो दिया इसका मतलब वहां पर किसी का मल्टीपल होगा, वो तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मैं चेक करना चाहूँ, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर देखो, ये 12 किसके चॉकलेट आ गए, 12 चॉकलेट आगे किसके पास, 12 चॉकलेट इनिशियली किसके पास थे, सीता के पास। तो नीता के पास कितने होंगे, 4 × x कितना है, 4 16, मतलब नीता के पास कितने होंगे, 16। तो देखो ठीक तो कहता है, वो कहता है कि नीता के पास जो इनिशियली चॉकलेट थे उनमें से उसने 2 दे दिए किसको, सीता को। तो सीता के पास कितने थे, 12, इसके 2 बढ़ गए, तो मतलब दोनों के पास कितने कितने हो गए, 14 14, तो दोनों इक्वल हो गए ना ये। तो यही तो बोल रहा था ये क्वेश्चन में। इसका मतलब जो है, इसका मतलब सीता के 12 थे, नीता के 16 थे। नीता ने जब 2 दिए तो इसके बाद 14 बच गए, और सीता के 2 बढ़ गए, 12 + 2 14, दोनों के इक्वल हो गए। तो ये क्वेश्चन इसका मतलब हमारा करेक्ट है। इस तरह से आप इसको करेक्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है। इन द सीरीज गिवन, इस सीरीज में हमें क्या बताना है, हाउ मेनी नंबर्स आर फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके बाद, फॉलोड बाय का मतलब है जिनके बाद ऑड नंबर आ रहा है, और जिनके पहले, प्रीसीडेड का मतलब होता है पहले इवन नंबर आ रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा नंबर लिखता हूँ 3, इसके बाद लिखता हूँ 1, और इसके पीछे लिखता हूँ मैं 2, तो
ये ऐसे नंबर पूछा है, मतलब देखो ये इस नंबर की मैं बात करता हूँ अगर 3 की, तो देखो 3 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, 1 3 5 7 ये सारे ऑड होते हैं। और देखो इवन नंबर क्या होता है, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो देखो इस 3 के बाद क्या आ रहा है, फॉलोड बाय ऑड नंबर है, और इसके पहले कौन सा है, इवन नंबर। तो यही पूछा, इसका मतलब 3 जो है हम इसको काउंट करेंगे। तो आपको ये सीरीज दी हुई है, आपने इस सीरीज में देख के यही बताना है, ऐसे नंबर लेने जिसके बाद जो है कौन से नंबर आए, ऑड नंबर, और जिसके पहले कौन से नंबर आए, इवन नंबर है। पहले खुद ट्राई करो आप, ठीक है, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, इसका आंसर मार्क करो, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। आई होप आपने ट्राई करा होगा। आप ध्यान से देखो, देखो ये आपका 3 है, इसके पहली बात तो इसके पीछे कोई नंबर ही नहीं है, तो इसको तो हम ले ही नहीं सकते। हमें क्या पता है इसके पीछे इवन है, क्योंकि हमें वो नंबर लेना है जिसके बाद में ऑड है और पहले इवन है, तो इसको तो ले ही नहीं सकते। दूसरा देखो, इस 6 की बात करें तो 6 के बाद कौन सा आ रहा है, इवन, बट हमें बाद वाला ऑड लेना है, ठीक है, फॉलोड बाय ऑड लेना, तो ये नहीं ले सकते। 8 की बात करें, 8 के बाद क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो इसको भी नहीं ले सकते, क्योंकि हमें वो लेना है जिसके बाद ऑड आए, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। देखो 2 जो है हमारा, 2 के बाद कौन सा आ रहा है, ऑड नंबर 5, और 2 से पहले क्या आ रहा है, इवन नंबर 8। तो यही तो बोला था, जिसके बाद में ऑड आए और पहले इवन है, इसका मतलब 2 को हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो एक नंबर हमारा आ गया 2 यहाँ पर आंसर में, ठीक है। आगे चलो 5 की बात करते हैं। 5 के बाद इवन नंबर आ रहा है, ये नहीं लेंगे हमने, उसके बाद ऑड नंबर लेना है। 4 की बात करें, 4 के बाद ऑड नंबर आ रहा है, ये तो ठीक है, बट 4 से पहले इवन आना चाहिए, तो यहाँ पे 5 आ रहा है, ये ऑड नंबर, तो ये भी नहीं ले सकते। 9 की बात करें, 9 के बाद ऑड आ रहा है, तो ये ठीक है। 9 के पहले इवन आ रहा है, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि उसके बाद ऑड आना चाहिए, पहले इवन है, तो मतलब 9 भी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब 1 की बात करते हैं। 1 के बाद तो ऑड आ रहा है, बट इसके पहले भी ऑड आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। 5 के बाद इवन आ रहा है, तो बाद में इवन नहीं लेना, बाद में किसके फॉलोड में ऑड होना चाहिए, पहले इवन होना चाहिए, ये भी नहीं ले सकते। 2 के बाद ऑड आ रहा है, ये तो करेक्ट है, बट 2 के पहले इवन आना चाहिए था, यहाँ पे 5 है, ये भी नहीं ले सकते। 7 के बाद 3 आ रहा है, ये तो करेक्ट है, बट 7 को देखो ध्यान से, फॉलोड बाय ऑड, मतलब 7 के बाद देखो हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 7 के बाद ऑड आ रहा है, और 7 से पहले 2 इवन आया, इसका मतलब 7 को भी हम काउंट करेंगे। अब 3 की बात करो, 3 के बाद इवन आ रहा है, इसको तो ले ही नहीं सकते। 2 के बाद इवन आ रहा है, इसको भी नहीं ले सकते। तो हमारे पास कितने नंबर बने, 3 नंबर बने, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको समझना था, फॉलोड का मतलब होता है उसके बाद वाला नंबर, और प्रिसाइड का मतलब होता है पहले वाला, प्रिसीडेड का मतलब होता है पहले वाला। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपने डील करना था। कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं एग्जाम में, उनको स्किप नहीं करना होता, उनको सॉल्व करना होता है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं प्रॉफिट लॉस पे। क्वेश्चन क्या कहता है, द मार्केट प्राइस ऑफ अ रेडियो, एक रेडियो की बात हो रही है, रेडियो का मार्केट प्राइस है 720। देखो आप दुकान में कोई रेडियो आपने देखा, उसका एमआरपी था 720 रुपये। ऑनर ने उसके, अब पुराना रेडियो, उसने बोला कि मैं 30% आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो उसने 30% डिस्काउंट दे दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो एंड स्टिल अर्न द प्रॉफिट ऑफ 12%, मतलब उसने 30% उस पर डिस्काउंट दिया, तब भी उसको 12% का प्रॉफिट हो गया। हमें बताना है कॉस्ट प्राइस क्या थी रेडियो की, ठीक है। ध्यान से, आपने क्या ही 2 ही तो फॉर्मूले पढ़े हुए, बस उन्हीं को यूज करना है। सबसे पहले एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, जब भी मार्केट प्राइस की बात हो, मार्केट प्राइस में से हम डिस्काउंट को अगर माइनस कर दें, देखो ना, जिस आप कोई भी चीज़ लेने जाते हो उसके ऊपर होता है मार्केट प्राइस, उसके ऊपर आप कोई कोर्स परचेज करते हो ना, वहीं से सीख लो। कोर्स में लिखा होता है कि ये इसका प्राइस है, उसको काट के आगे ये लिखा होता है, वो जो काटा होता है वो आपको डिस्काउंट दिया होता है। तो बेसिकली जब भी हम मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस करते हैं, तो वो हमारा निकलता है सेलिंग प्राइस। ये एक आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। और दूसरा आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जो आपकी कॉस्ट प्राइस होती है चीज, उसके ऊपर आप क्या कमाते हो, प्रॉफिट, और वो बनाता है आपका सेलिंग प्राइस। बस ये 2 फॉर्मूला ही प्रॉफिट एंड लॉस में यूज होते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मेरे को मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है, मार्केट प्राइस था 720, ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 30%। तो डिस्काउंट किस पे दे रहा है, मार्केट प्राइस पे ही तो होता है डिस्काउंट, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे ही होता है। तो पहले तो मैं 30% निकालूंगा किसका, 720 का। तो 720 का 30% कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 72 इंटू 3, तो 72 इंटू 3 कितना होता है, 216। इसका मतलब वो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 216 का। तो बेसिकली उसका मार्केट प्राइस था 720, और उसने डिस्काउंट मुझे कितना दे दिया, 216 का। इसका मतलब उस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना, देखो मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट क्या होता है, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब उस चीज़ का सेलिंग प्राइस कितना है, 504, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस। बट आपको सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है। वो क्या बोल रहा है कि ऑनर ने जब डिस्काउंट दिया 30% का, उसके बाद भी उसको प्रॉफिट हुआ 12%, मतलब ये जो सेलिंग प्राइस हमारा निकला है ना, इसमें 12% प्रॉफिट है। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना, देखो ना, कॉस्ट प्राइस में जब आप प्रॉफिट ऐड करते हो उसका सेलिंग प्राइस निकलता है। तो अगर सपोज करो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इसका मतलब आपको सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करना है। मतलब इस सेलिंग प्राइस में 12% प्रॉफिट है, जब इस सेलिंग प्राइस में से मैं 12% प्रॉफिट को माइनस करूंगा, तो मेरा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है।
तो आप इस क्वेश्चन को किस तरह से करोगे, ध्यान से मैं आपको एक तरीका, एक ही फॉर्मूला रेशियो का बता देता हूँ, उससे आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी तक हमारा क्या निकला है, अभी तक हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया है। सेलिंग प्राइस हमारा कितना निकला है 504। हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, और हमें प्रॉफिट कितना बताया हुआ है 12%। ठीक है, देखो प्रॉफिट कितना है 12%। 12% का मतलब क्या होता है 12/100। इसका देखो सबसे ध्यान से समझो, इस रेशो का मतलब क्या होता है। देखो ये होता है नीचे वाला सीपी, कभी मत भूलना इस चीज को, इस रेशो के कंसेप्ट को कभी नहीं भूलना, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये नीचे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, इसके ऊपर क्या है बेसिकली, अगर प्रॉफिट परसेंट दिया इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या है प्रॉफिट, मतलब 100 रुपया इस चीज की कॉस्ट थी, उसमें उसने क्या किया 12% क्या दे दिया प्रॉफिट दे दिया। इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस कितना बन गया 112, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको परसेंटेज में दिया हो ना, उसका मतलब यही होता है, मतलब नीचे होता है हमारा सीपी, मतलब 100 आपका सीपी था और 12 उसको प्रॉफिट हुआ, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया 112। बट आपको सेलिंग प्राइस कितना दिया 504, मतलब इसका मतलब आपको 112 किसके बराबर है यहाँ पर 504 के बराबर है। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका क्या आ जाएगा, मतलब 101 किसके बराबर आ जाएगा 504 डिवाइडेड बाय 112। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यह आ जाएगा मेरा 4.5। तो आपने क्या निकालना है सीपी, सीपी आपका कितना है 100, तो मतलब आपका यहां पर कितना आ जाएगा 100 इंटू 4.5। तो 100 को 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450। ठीक है सर, हमें कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल समझ नहीं आया, मैं वापस समझाता हूं आपको। देखो ये कंसेप्ट एक बार समझ लो, एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी फिर आपको, क्योंकि आप देखो ना आप यहां पर कितना मुश्किल हो जाएगा। आप बेसिकली आपने करना क्या था, आपने 12% निकालना है किसका 504 का, इसको सॉल्व करोगे और 504 में से माइनस कर दोगे, जो आएगा उसको 504 में से माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल। बट आपने ऐसा करना ही क्यों है, मैं आपको उससे भी सिंपल मेथड बता रहा हूं। सिंपल मेथड क्या है, देखो आपका सेलिंग प्राइस आपने निकाला था 504, ठीक है, आपको प्रॉफिट बोल रहा है 12% हो रहा है। 12% का मतलब होता है 12/100। प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है सीपी पे, इसका मतलब ये आपका सीपी था, ये उसको ऊपर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सीपी है ये प्रॉफिट है। तो जब भी सीपी को प्रॉफिट में ऐड करते हैं, जो आपकी कॉस्ट प्राइस है उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर दो, वो आपका क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस। इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस क्या है 100 + 12 112। तो बट आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है 504, इसका मतलब 112 किसके बराबर है 504 के बराबर। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 504/112 के बराबर। अब आपको जो निकालने के लिए बोला है आप निकालो, क्योंकि एक की वैल्यू तो आपको पता चल गई। तो आपको सीपी निकालना है, सीपी कितना है 100, तो आपको 100 निकालना है, तो 504/12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सिंपली यहां से 4.5 आएगा और 4.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं निकालना, मैं तो चाहता हूं आप इस तरह से करो, क्योंकि ये बहुत सिंपल मेथड है, आगे जाके आप जब मुश्किल कैलकुलेशन आएगी तो दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये नहीं करना तो दूसरा मेथड भी कर सकते हो। सेलिंग प्राइस कितना था 504, सेलिंग प्राइस 504 था, आपको प्रॉफिट कितना दिया 12%, मतलब आपने 12% किसका निकालना है 504 का। 504 का 12% जो आएगा इसको 504 में से माइनस कर दोगे, तो 504 में से 12% ऑफ 504 जो है आप माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो इस तरह से अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को भी मैं इसी मेथड से पढ़ाऊंगा जो मैंने आपको अभी बताया। देखो कितना सिंपल हो जाएगा आपको। कहता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 650। मतलब अगर मैं सीपी और एसपी को माइनस करता हूं, उनका डिफरेंस लेता हूं तो मेरे पास 650 आता है। इफ द प्रॉफिट इज 25%, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो अगर कह रहा है कि अगर किसी का सेलिंग प्राइस में से उसके कॉस्ट प्राइस को माइनस करो तो कितना आ रहा है 650, मतलब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करो 650 आ रहा है। बेसिकली ये बात कर रहे हैं 650 क्या है, इसका प्रॉफिट है, ये कह रहे हैं ना डिफरेंट। देखो ये बात क्या कर रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। इफ द प्रॉफिट इज 25%, तो प्रॉफिट कैसे निकलता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो वही तो बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 650। इसका मतलब इसका प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस क्या होता है प्रॉफिट ना, तो इसका मतलब प्रॉफिट इसका कितना है 650। तो इसने प्रॉफिट कितना दिया है 650, बट इसने परसेंटेज में प्रॉफिट कितना दिया है 25%। इसका मतलब 25% आपका किसके बराबर है 650 के बराबर। ठीक है, यही तो दिया हुआ है। वापिस क्वेश्चन ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। वो कहता है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस है 650 और वो प्रॉफिट कितना है 25%। 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट है मतलब इसका मतलब डिफरेंस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर लॉस बोलता तो मैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस लेता। वो किसके बराबर है 650, मतलब इसका प्रॉफिट कितना है 650। परसेंटेज में प्रॉफिट कितना, ये प्रॉफिट ही है इसका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट है 650। परसेंटेज में कितना दिया हुआ है 25%, कितना दिया 25%। इसका मतलब आपका जो 25% है वो किसके बराबर यहां पर दिया है इसने 650 के बराबर। हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। अब इसका सिंपल मेथड वही रेशो वाला करो। 25% का मतलब क्या होता है 25/100, 25/100 का मतलब क्या होता है सिंपल देखो 1/4।
इसको काट दो ना, 25 वन ज़ा 25 फोर ज़ा, ठीक है, 1/4 आपका किसके बराबर है, 650 के बराबर। ध्यान से देखो ये नीचे क्या होता है सर, ये नीचे था सीपी, ये ऊपर क्या होता है प्रॉफिट, ये क्या होता है प्रॉफिट, सीपी और ऊपर क्या है प्रॉफिट। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सेलिंग प्राइस, आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है 650, मतलब इस एक की वैल्यू आपके पास कितनी है 650। आपको क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 4, प्रॉफिट कितना है 1, तो सेलिंग प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 5, ठीक है। एक का 650 है तो 5 का कितना हो जाएगा 5 इंटू 650, तो 5 को 650 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 0 0 5 5 25 2 कैरी 6 5 30 और 2 32, तो 3250 ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोल रहा था रेशियो मेथड एक बार समझ जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या किया मैंने यहाँ पर, सिंपली ये जो क्वेश्चन में उसने बोला था कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 650, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है 650 है, ये बोला था उसने, ठीक है, यही बोला था। और उसने परसेंटेज में कितना दिया हुआ था, परसेंटेज दी हुई थी 25%। 25% का मतलब कितना होता है 25/100, मतलब 1/4। नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर होता है प्रॉफिट, इसका मतलब इसने प्रॉफिट मतलब 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 650। मुझे क्या निकालना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, ये सीपी है नीचे, ऊपर प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। ए की वैल्यू 650 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 को 650 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। अगर ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोलता तो मैं क्या करता, इस 4 को 650 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि ए की वैल्यू 650 है। अब जो मर्जी निकालना चाहे आप निकाल सकते हो ना यार। अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालने को बोलेगा तो डिनोमिनेटर में 4 देख लो, कॉस्ट प्राइस 4 है तो 4 को 650 से मल्टीप्लाई कर लो। इसलिए सेलिंग प्राइस बोला है, सेलिंग प्राइस क्या होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो 4 + 1 5, इसलिए मैंने 5 को 650 से मल्टीप्लाई। तो जो भी निकालने के लिए बोलो आप रेशियो से निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ये एवरेज का क्वेश्चन है, या एवरेज के क्वेश्चन एक बार पहले भी मैं आपको करवा के बता चुका हूँ, तो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं। देखो इसमें एक ही फॉर्मूला पढ़ना होता है कि जो आपका एवरेज है वो किसके बराबर होता है, टोटल के डिवाइडेड बाय नंबर। कितनी ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल कितना दिया उसको नंबर से। तो यहाँ से आप पहले क्या कैलकुलेट करते हो, किसी भी क्वेश्चन में टोटल निकाल लेते हो, टोटल क्या हो जाता है एवरेज इंटू नंबर। तो बस इन्हीं दो फॉर्मूला के यूज से आप सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हो एवरेज के, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन एवरेज का ऐसे सॉल्व हो जाता है। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। एवरेज वेट ऑफ अ टीम ऑफ 67 इंप्लॉयज, एक टीम है जिसमें 67 इंप्लॉयज हैं, उनका एवरेज वेट 89 है, ठीक है। इफ द वेट ऑफ मैनेजर इज इंक्लूडेड, मतलब एक और बंदा इसमें ऐड कर दिया मैनेजर, एवरेज इंक्रीज हो गया 1, मतलब एवरेज पहले 89 था, अब कितना हो गया 90। फाइंड द वेट ऑफ द मैनेजर, हमें मैनेजर का वेट निकालना है, ठीक है। पहले आप खुद इस क्वेश्चन को ट्राई करो, एक ही मेथड बताऊंगा यार, सारे क्वेश्चन ऐसे वाले हो जाते हैं सॉल्व। देखो क्या करना है, देखो 67 इंप्लॉय, मतलब कितने इंप्लॉयज है 67, इनका एवरेज कितना दिया हुआ है आपको 89। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, एवरेज होता है टोटल अपॉन नंबर, तो मतलब आपको एवरेज दिया हुआ कितना 89 और नंबर कितना दिया हुआ है नीचे 67। तो अगर आपको टोटल निकालना हो तो आप टोटल निकाल सकते हो, टोटल क्या आ जाएगा 89 इंटू 67, ठीक है। यह आपका निकल गया टोटल नंबर ऑफ, मतलब जो हमारा टोटल इसका वेट आ जाएगा, ठीक है। मतलब 67 इंप्लाइज का एवरेज वेट अगर 89 है तो टोटल वेट कितना आ जाएगा 89 इंटू 67। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है अगर मैनेजर का वेट ऐड कर दो, तो मैनेजर का वेट जब मैं ऐड कर दूंगा टोटल कितने इंप्लॉयज हो जाएंगे 68 इंप्लॉयज हो जाएंगे। पहले 67 थे, एक और ऐड किया 68 इंप्लॉय हो गए। अब एवरेज कितना हो गया, एवरेज एक बढ़ गया, पहले एवरेज कितना था 89, अब एवरेज कितना हो गया 90। तो इस केस में टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा, हम 90 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 68 को, तो ये निकल गया टोटल वेट इस केस में जब मैंने मैनेजर को ऐड कर दिया। अब पूछ रहा है वेट ऑफ द मैनेजर, तो भाई मैनेजर का वेट कैसे निकलेगा, ये जो टोटल आया ना इस टोटल में से इस टोटल को माइनस कर दोगे तो आपका मैनेजर का वेट निकल जाएगा। मतलब आपने 90 को 68 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसको सॉल्व करना है, फिर 89 को 67 से मल्टीप्लाई करना है, इसको सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है तो आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे आपने एवरेज वाले क्वेश्चन को करने में, मैं आपको करके बता देता हूँ। 89 को 67 से मल्टीप्लाई करो, 89 को 67 से मल्टीप्लाई करो, 9 7 63, 6 आ गया, 8 5 48 56 और ये आ गया 62, ठीक है। 63 हो जाएगा ये पूरा, इंटू यह आ जाएगा आपका 540 के राउंड, तो उसको आप सॉल्व करो तो ये 5963 आएगा आपका, ठीक है। ये निकाल दो। इस तरह 90 को 68 से मल्टीप्लाई करो, 90 को 68 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 8 0 0, 9 5 45 54 63 72 आ जाएगा ऊपर, 6 0 0, 9 5 45 54, ये 54 आ जाएगा, 0 2 7 4 11, एक लगा एक कैरी 5 1 6 1 2 0। तो बेसिकली ये आ गया 6 1 2 0 और दूसरा आ गया हमारे पास कितना 5963। इन दोनों को माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पर बचा आपके पास कितना
ये आ गया 7, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पर कितना बचा 11, 11 में से 6 गए 5, तो देखो ना 57 लास्ट पे किसका, ऑप्शन बी, तो 157 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन निकालना है। तो क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे सिंपली कर लोगे, मतलब 67 इंप्लॉयज हैं, उनका आपको एवरेज दिया हुआ है 89, तो टोटल क्या आ जाएगा 67 इंटू 89। उसके बाद एक मैनेजर ऐड हो गया, तो इंप्लॉय कितने बन गए, अब 68 इंप्लॉय हो गए, और एवरेज एक बढ़ गई 89 से कितनी होगी 90, अब टोटल वेट इतना आ गया, तो इसको इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो वो एक बंदे का निकल जाएगा। बस ऐसा ही करना था, इस क्वेश्चन में कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, पहले ही कर लिया ये क्वेश्चन, ये सिंपल था टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन सिंपल है, ये आप कर लोगे इजिली क्वेश्चन। अ मोबाइल इज बॉट फॉर 5300, मतलब एक मोबाइल मैंने कितने का खरीदा 5300, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस कितना है 5300 का, ये मैंने मोबाइल खरीदा, एंड सोल्ड एट 8745, मतलब मैंने बेचा कितने का 8745 का मैंने इसको बेच दिया। हमने परसेंटेज निकालनी है प्रॉफिट की, प्रॉफिट निकाल, तो भाई प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट निकलता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो, लॉस निकलता है कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो। यार सिंपल है यार, आपने एक चीज़ खरीदी 20 रुपए की, देखो ना आपने बेच दी 40 रुपए की, तो क्या हुआ भाई आपको प्रॉफिट हुआ, तो कैसे निकालोगे, ये सेलिंग प्राइस था ये कॉस्ट प्राइस था, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपए। ठीक है, अगर मैं सपोज करूँ आपने एक चीज़ 20 की खरीदी और 15 की बेच दी, मतलब इसका सीपी 20 था आपने इसको 15 का बेच दिया, तो ये आपको नुकसान हुआ ना यार। तो नुकसान के लिए क्या करते हो, सीपी माइनस एसपी कर देते हो, तो मतलब 20 में से 15 के 5 में 5 रुपये का आपको नुकसान हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर सीपी आपके पास कितना था, यहाँ पर उसने खरीदी 5300 की, उसने बेच दिया इसको कितने का बेच दिया 8745 का, तो मतलब इसको क्या हुआ, इसको मतलब प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है हमें। तो क्या करो 8745 में से 5300 को माइनस कर दो, तो ये आ गया 5, 4, 7 में से 3 गए 4, 8 में से 5 गए 3, मतलब इतना इसको प्रॉफिट हुआ। बट उसने क्या पूछा, इसको परसेंटेज में निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, कैसे निकालते हो, जो आपको प्रॉफिट हुआ नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या लेते हो सीपी इंटू कर देते हो 100 इंटू 100 कर देते हो, तो इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। पागलों की तरह पूरा सॉल्व मत करना, सिंपली देखो यार, ये देखो 3, यहां से देखो इन पूरे को चेक ही नहीं करना होता, 3 5 जा 15 होता है ना, मतलब इसको 5 से ही कटेगा, ये 5 से कटेगा, 3 5 जा 15 होता है, क्यों देखो ना इसके लास्ट में 5 आ रहा है ना, तो 3 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 आए, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, लास्ट में 5 आता है 5 से, इसका मतलब इस क्वेश्चन के एंड वाला जो डिजिट होगा यूनिट डिजिट वो 5 होगा, तो वो ऑप्शन बी में आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 65 इज द करेक्ट आंसर। आप पूरा भी करके देखोगे आंसर 65 ही आएगा। तो देखो ना यार सिंपली मैंने क्या देखा, इसको इससे डिवाइड करना है ना, तो बेसिकली इसको देखो कि 3 कितने जा इसका लास्ट डिजिट आता है, 3 5 जा करूंगा तो 15 आएगा, 3 5 जा 15 आएगा, तो मतलब इसका मतलब इसके लास्ट पे 5 ही आएगा, तो 65 इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ तरीके होते हैं जब आप ऑप्शन की हेल्प से आंसर्स तक पहुंच सकते हो, तो ऐसे तरीके यूज करने हैं आपने एग्जाम में, ठीक है, तो ऐसे नहीं चला, इनको यूज करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एवरेज ऑफ 15 कंजिक्यूटिव नंबर इज 576, हमारे पास 15 कंजिक्यूटिव नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है 576, तो मतलब मेरे पास 15 जो है कंजिक्यूटिव नंबर हैं जिनकी एवरेज कितनी है 576, मतलब 15 नंबर की एवरेज है 576। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 नंबर इज, पहले 7 की एवरेज है, फर्स्ट 7 की एवरेज कितनी है 573। उसके बाद लास्ट 7 की एवरेज कितनी है, लास्ट 7 की एवरेज है 579, और पूछ रहा है मिडल नंबर क्या होगा। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो पहले 7 की एवरेज है 573, फिर इसमें मैं 8वें नंबर की एवरेज को ऐड कर दूंगा, ठीक है, उसके एवरेज को ऐड कर दूंगा, और फिर लास्ट 7 की ऐड करूँ तो ये टोटल एवरेज के बराबर आ जाएगा। देखो ना 15 नंबर है, ध्यान से सुनो, ये 15 नंबर है, 1 2 3 मान लेते हैं, ऐसे 100 करके ये 15 नंबर है। जो पहले 7 नंबर हैं उनकी एवरेज भी दी हुई है, लास्ट के 7 नंबर की भी एवरेज दी हुई है, हमें ये बीच वाला नंबर निकालना है, ठीक है। तो टोटल 15 की भी एवरेज दी है, तो क्या करोगे, देखो सिंपली टोटल 15 की एवरेज को पहले टोटल नंबर निकालोगे, तो 15 का केस क्या हो जाएगा, 15 इंटू 576, यह आ जाएगा आपका टोटल, ठीक है। पहले 7 की क्या आ जाएगी, इसमें से माइनस करोगे पहले 7 की 7 इंटू 573, इसको माइनस करोगे, फिर लास्ट 7 को भी माइनस करोगे 7 इंटू 579, तो आपके पास क्या आ जाएगा, जो आपका आंसर है रिक्वायर्ड वो निकल जाएगी। इस तरह से आपने सॉल्व करना। अब ये कैलकुलेशन मुश्किल है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो डेविएशन मेथड भी आप यूज कर सकते हो या सिंपल भी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। एक तो आपको होमवर्क बनता है ना, तो इस क्वेश्चन बताना निकालना कैसे मैंने आपको बता दिया। 15 का एवरेज दिया 576, तो टोटल कितना आ जाएगा 15 इंटू 576, उसमें से पहले 7 की एवरेज कितनी है 573, मतलब 7 इंटू 573, लास्ट की कितनी है 7 इंटू 579, इन दोनों की टोटल निकालोगे,
इनको ऐड करोगे और इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, वो मिडिल नंबर आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। मैं बेसिक अरिथमेटिक कुछ और 10-12 क्वेश्चन जो टॉपिक रह गए उनके रिलेटिव भी करा दूंगा, ताकि आपको फोमो खत्म हो जाए इस टॉपिक का, और रीजनिंग का भी मैं लेक्चर ले आऊँगा। एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवा भी चुका हूँ। देखो कहता है अगर 15%, 40% और 25% ऑफ अ नंबर इज 189, हमें नंबर बताना। मतलब 15% मतलब 15/100 इंटू 40% मतलब 40/100 इंटू 25% मतलब 25/100, किसका एक नंबर का, नंबर मान लेते हैं वो x है, किसके बराबर है 189 के बराबर, ये आपको दिया हो, आपको वो x की वैल्यू नहीं, इधर सिंपली x की वैल्यू निकालनी। तो भाई करो सॉल्व, कोई मुश्किल थोड़ी है यहाँ पर। 25 1 जा 25 4 जा, ये तो कट गया 1/4, यहाँ से यहाँ पर ये कट गया। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, मतलब ये भी कट गया। इसको काटना चाहो तो इसको भी काट सकते हो। 5 3 जा 15, 5 20 जा कितना होता है 5 20 जा होता है 100, इसको काट दो। उसका यहाँ से भी कटेगा ये 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये भी कट गया, 2 10 जा 20, ये भी कट गया। ठीक है, और क्या क्या कट सकता है यहाँ पर, जो भी करता था हमने काट लिया। तो ऊपर कितना बचा हमारे पास 3, नीचे कितना बचा 5 4 जा 20, 20 इंटू 100 10 कितना हो जाएगा 200, तो ये बच गया नीचे इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 189। इसको आप सॉल्व कर लो यार, एक्स इधर ही रह जाएगा, ये हो जाएगा 189 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, देखो 3 से काटो, 189 को 3 से काटो, ये कट जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, तो मतलब ये आ गया 63। तो 63 को 200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है यार, ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये सिंपल कैलकुलेशन तो आपको करनी आनी चाहिए ना। अब ये भी एक एक स्टेप में करके बताऊंगा तो फिर कैसे होगा, मेरे को आपको यहाँ पर बताना है सिर्फ क्वेश्चन कैसे निकालना है, बाकी थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए यार। क्या कैलकुलेशन थी वापस बता देता हूँ आपको, बिल्कुल डर खत्म करूंगा। 15/100 था, 40/100 था, 25/100 था। अब ध्यान से आराम आराम से काटूंगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू 189। देखो 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है, तो ये 1/4 आ गया। इसको 0 से 0 गया, 2 2 जा 4 होता है, 2 5 जा 10 होता है, ये भी समझ आ गया। अब 5 से काटता हूँ यहाँ पे, 5 3 जा 15 होता है और 5 20 जा 100 होता है, तो ये भी काट गया। ऊपर हमारे पास कितना बचा, देखो अभी ये 2 कट सकता है ना, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये भी काट लिया मैंने। ठीक है, ऊपर बचा 3, सिर्फ 3 1 जा 3 होता है, और नीचे क्या बचा 5 4 और 10, 10 5 जा 50, 50 4 जा 200, तो नीचे बचा 200 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 189। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इधर जाएगा, ये डिनोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में चल जाएगा। अब ये 3 से कट जाएगा, कैसे पता, इन तीनों को ऐड करो, 9 8 17 1 18, 18 3 के टेबल में आता है ना, इसलिए मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मेरे को पता चला। 3 5 जा 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, तो मतलब इसका आ गया 63 से कटा। तो 63 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है 200 से, 2 0 है तो 2 0 लिख लो, 3 2 जा 6 होता है, 6 2 जा 12 होता है, तो 12600, तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंप्लीफाई करके दे दिया, अब तो आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखो ये अरिथमेटिक है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो बिल्कुल छोड़ के मत जाना इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन भी निकाले जा सकते हैं। ठीक है, और इसके कुछ और क्वेश्चन मैंने ऐड करे थे, बट अभी 3-4 ही ऐड है, मैं और क्वेश्चन ऐड करके एक और सेशन आपके लिए लाऊंगा, अभी अरिथमेटिक का और एक रीजनिंग का भी लाऊंगा। ये हमारा फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेड्यूल है, awakeningclasses.in में जाओ, यहाँ पर इनरोल करो। ऑल दो डेट्स ये हो चुकी हैं कुछ, एक तो कल आपका टेस्ट है जो आपने देना है, कल या परसों है, हाँ कल है ना, तो कल आपका टेस्ट है, आपने देना है, तो उसके लिए बी रेडी। ठीक है, जो आपका कल का टेस्ट है उसके लिए तैयार हो जाओ, और इसके आप बाकी जो टेस्ट आएंगे वो किसी भी टाइम जाके दे सकते हो, बट इनको जरूर देना। बेसिकली इसका फायदा ये OMR बेस्ड टेस्ट है, OMR शीट को आप डाउनलोड करना, प्रिंट लेना और उसको टेस्ट देना। OMR शीट में टेस्ट दोगे, आपका फाइनल एग्जाम ही OMR बेस्ड है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, सेकंड थिंग इज दैट किस तरह से इनरोल करना, एक 5-6 मिनट की वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन करा था किस तरह से इनरोल करना, उस वीडियो को देख के ही इनरोल करना। चार्जेस आर मिनिमल, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, वहीं पर हम PDF और कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर शेयर करते हैं, और बहुत सारे बच्चे करंट अफेयर्स के लिए बोल रहे हैं। मैं कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे डेली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है अपलोड होता है, और कल जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज मिले हैं जो मिनिस्ट्रीज को, वो भी अपलोड किया गया, उसको देखो वहाँ पर। और एट द जब आपका नेक्स्ट वीक आएगा, लास्ट वीक होगा आपका एग्जाम का, वहाँ पर मैं करंट अफेयर्स की आपकी वीडियो भी लाऊंगा, बट आप इंस्टाग्राम वाले जरूर देख लोगे, क्योंकि वो मैं वापस आपको वहाँ पर नहीं करवाने वाला। ठीक है, दिस इज इट फॉर टुडे, और अगर आपको हमारा इनिशिएटिव पसंद आया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।